जय हिंद दोस्तों। आज यह एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ का लास्ट वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 10 कवर कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन यानी 18th सेंचुरी में जो नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेट किए गए थे उनसे संबंधित कुछ प्रश्न जो बन पाएंगे उसको लेकर के उपस्थित हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारियों के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए यानी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस जो भी उत्पन्न हुआ उसके प्रमुख कारण थे। क्या कारण थे? आपके कुछ कथन दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि क्या वजह हो सकते थे। नंबर 1, औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन का बड़ी मात्रा में खर्च करना। ये तो अंडरस्टूड है कि जब लड़ाई लड़ी जाती है तो काफ़ी बड़ी संख्या में सैन्य की भी क्षति होती है और वित्तीय संसाधन रिसोर्सेस जो इकोनॉमिक रूप से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो पहला कारण यह निश्चित रूप से। दूसरा, प्रशासनिक कार्य कुशलता में कमी जिसके कारण मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। तीसरा, सूबेदारों का सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण का खत्म होना यह नहीं था। और चौथा, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कृषक एवं जमींदारों के विद्रोह। ये जो पहला, दूसरा और चौथा, ये जो 3 मुख्य कारण बन पाए थे। तो इसके बारे में कुछ और भी जानकारी ध्यान में रखिए कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। यानी उनके शासनकाल में जो प्रशासन है उनकी जो कार्यक्षमता थी वह उतनी उपयुक्त नहीं देखने को मिल रही थी। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात वर्ग अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, जिसको हम दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य शक्ति मिल गई थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया था। तो इतनी जानकारी इन बातों से और भी ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत की किस जगह पर आक्रमण करके उसे लूटा था? आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, कश्मीर और दिल्ली। सही जवाब होगा दिल्ली। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में पैदा हुए आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह, यानी याद रखना है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और राजनीतिक स्थिति भी खराब हो गई थी। इसी बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर संपूर्ण नगर को लूट लिया था। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। याद रखना है कि नादिर शाह का आक्रमण जब हुआ तो उस समय दिल्ली पर किनका शासन था? तो मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। और नादिर शाह कहाँ के शासक थे? तो ईरान के शासक थे। उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी मुगल शासन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर थे। इसी बीच में उनका आक्रमण हुआ था 1739 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 3, नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था? एक बार फिर से प्रश्न सुनिए। नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, तैमूर, आदम खां, अबुल फौजी। इसका सही जवाब होगा अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर ए। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लग गया। उसने तो 1748 से लेकर 1761 ईस्वी के बीच में 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। यानी 5 बार का मतलब उनको लग जाता था कि शायद कुछ बच गया तो फिर अगली बार भी आक्रमण करते। ऐसी वस्तु स्थिति उत्पन्न होती थी जिसके आधार पर देखा गया तो अहमद शाह अब्दाली के शासन के लगभग 5 बार आक्रमण हुआ था। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बने 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, बंगाल और अवध। और सामने लिखा हुआ है उनके शासक। हैदराबाद के शासक जो पूछा है कौन से सही सुमेलित हैं, इस तरह से याद रखिए। निजाम उल मुल्क आसफ जहां, यह हैदराबाद बिल्कुल सही है। हैदराबाद के वो शासक थे निजाम उल मुल्क आसफ जहां, तो ये सही जवाब। दूसरा है बंगाल, बंगाल के शासक थे मुर्शिद कुली खां, यह भी सही है। और तीसरा है अवध,
अवध के सामने लिखा हुआ अजीजुद्दीन, जो कि गलत है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2। आपको ध्यान रखना है कि निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने हैदराबाद की स्थापना की थी, जबकि यह मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। यानी यह फ़र्रुखसियर के दरबार का एक बहुत ही पावरफुल मेंबर था। 1720 से 1722 के बीच में दक्कन मध्य प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। लेकिन दक्कन के उपद्रव और मुग़ल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा के कारण उसका वह फ़ायदा उठाकर इसका इस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया था। जबकि दूसरी तरफ देखें तो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुग़ल नियंत्रण से अलग हो गया था। यानी मुग़लों का शासन से वंचित कर दिया था मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को, और मुर्शिद कुली खां नायब थे, यानी कि पूरे प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे, यानी पूरे प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। बाद में इसने भी राज्य के राजस्व और प्रशासन, राजस्व मतलब रिवेन्यू, प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमा लिया था। जबकि अजीजुद्दीन ने नहीं बल्कि बुरहान उल मुल्क शहादत खां ने अवध की स्थापना की थी। जिसका अवध के लिए आप याद रखिएगा, शहादत खां, उनकी स्थापना, अवध की स्थापना शहादत खां के द्वारा की गई थी। और शहादत खां को 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। अवध जो कि उत्तर प्रदेश में है, वह एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तर भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी होकर गुजरता था। तो इतना ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 5। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन 3 प्रमुख राज्यों अवध, बंगाल और हैदराबाद का उदय हुआ, उन्होंने राजस्व यानी कर वसूलने की कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? आपका ऑप्शन है जमींदारी, इजारेदारी, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी। इसका सही जवाब होगा इजारेदारी, ऑप्शन नंबर बी। अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्य अपने पुराने अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, लेकिन ये अभिजात जो हैं कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे। संदेहास्पद का मतलब उन पर डाउट था। ये विशेष रूप से जागीर व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। इसलिए इन 3 राज्यों ने राजस्व वसूली के लिए जमींदारों के बजाय इजारेदारी के साथ ठेके कर लिए थे। इजारेदारी की प्रथा जो मुग़लों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तो इतना ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा इजारेदारी, ऑप्शन नंबर बी। इजारेदारी का मतलब एक राजस्व कृषक की व्यवस्था। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है सतलज यमुना के बीच का क्षेत्र, रावी और ब्यास के बीच का क्षेत्र, सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र, झेलम और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र। प्रश्न था कि 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा सतलज और यमुना के बीच के क्षेत्र को, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुग़ल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए थे। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया था। सल्तनत, ध्यान रखना है कि जो सतलज और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को अपने प्रशासन के दृष्टिकोण से उपयुक्त समझा और वहाँ पर उसकी व्यवस्था भी की थी। 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 ईस्वी में मार भी दिया गया था। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। सिखों से संबंधित मिसल क्या थे? मिसल क्या होता था? योद्धाओं का समूह, कृषकों का समूह, व्यापारियों का समूह, धर्म प्रचारकों का समूह। इसका सही जवाब होगा योद्धाओं का समूह, ऑप्शन नंबर ए। मिसल जो था, सिख योद्धाओं के समूह को मिसल कहा करते थे। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में फिर मिसलों में संगठित किया था। जत्था और मिसल की संयुक्त सेनाएं जो है दल खालसा के नाम से जानी जाती थी, यानी वह दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा
बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमता यानी गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, आखिरकार मिसल क्या था? तो योद्धाओं का समूह था। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? मराठा, राजपूत, सिख, हैदराबाद के निजाम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिख। सिख ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% यानी 1/5वां हिस्सा कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो राखी यानी रखवाली करने के एवज में जो टैक्स पे करना पड़ता था, मुआवजा देना पड़ता था, वह था राखी व्यवस्था। यह सिखों में प्रचलित था। वह लगभग 20% के बराबर था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया था? आपके ऑप्शन है अमृतसर, लाहौर, कांधार और काबुल। सही जवाब होगा लाहौर। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 ईस्वी में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसका सही जवाब होगा लाहौर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। मराठों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी ने एक अस्थायी राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से की थी। मराठों ने 1720 ईस्वी में दशक तक का मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए थे। इस कथन के बारे में विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। इसका दोनों कथन सही है। पहला, शिवाजी ने एक अस्थायी राज्य की स्थापना कर ली थी और उन स्थापना में शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता ली गई थी। जबकि दूसरा, मराठों ने 1720 ईस्वी में के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए थे। तो दोनों कथन सत्य है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? लोहार एवं बंजारे शिवाजी के समय मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। यह गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवा यानी प्रधानमंत्री के हाथों में रही थी। यह बिल्कुल सत्य है, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवा यानी प्रधानमंत्री के हाथों में रही थी। शिवाजी के काल में अत्यंत गतिशील कृषक व्यवस्था थी। पशुचारक योद्धा यानी कुनवी बोलते थे उसको, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बलों का प्रयोग किया था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात ही मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में ही रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दिया करते थे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बनी थी। पूना जो था वह मराठा राज्य की राजधानी बन गई थी। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़े हुए रखें। अगले प्रश्न 12 की ओर है, जो कि कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। कथन है, पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई थी। कारण, पेशवा मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर लेकर उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे। इसका सही जवाब होगा, कथन तो सत्य है लेकिन कारण असत्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके बारे में कुछ जानकारी ध्यान में रखिए। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया और मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई थी। पेशवाओं की सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते थे। उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद और कुमक यानी जो और भी अन्य सहायता या सैनिक सहायता आने के रास्ते को आसानी से रोका जा सकता था। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 13। चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किससे था? मुगल, मराठा, दक्कन के सुल्तान और सिखों। इसका सही जवाब होगा मराठा। 1730 ईस्वी तक आप देखें तो मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। चौथ का मतलब होता था जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का
25% हिस्सा दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे, यानी चौथ का मतलब 1/4, 25%। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा जो सरदेशमुखी कहलाता था, यानी जो जो मुख्य मेन रिवेन्यू ऑफिसर थे तो उनको 10% दिया जाता था जो भू राजस्व का, उसको हम सरदेशमुखी के नाम से जानते हैं। और जमींदारों से जो वसूला जाता था वह 1/4 था, वह था चौथ। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ रही। दूसरा, मराठों ने उत्तर भारत में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा तेलुगु प्रदेशों को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया था। इसका सही जवाब क्या है? कथन कौन सा कथन सही है? इसका कथन केवल एक ही सही है, कारण कि 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी थी। जैसे उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसकी विस्तार करने की दर बढ़ गई थी। अब आप देखें तो इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया, जबकि मराठा प्रभुत्व सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी थी। इतना ध्यान में रखेंगे। 1761 ईस्वी में मराठों की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? अब इसके कारण को समझिए। पहला, मराठों के घुड़सवारों की संख्या कम होना। यह तो कारण पूछा गया है कि प्रमुख कारण था। हार किस कारण से हुआ? तो घुड़सवार की संख्या कम हो गई, इससे हार गए? नहीं, ये गलत। दूसरा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठों के प्रमुख योद्धाओं की अपने दल में शामिल करना, यह भी नहीं। मराठा सैनिकों का युद्ध क्षेत्र में बीमार पड़ जाना, यह भी नहीं। मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासकों का उनके खिलाफ हो जाना, यह महत्वपूर्ण कारण बना कि मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक जो थे उनके खिलाफ हो गए थे, जो कि एक मुख्य कारण बना था पानीपत की दूसरी लड़ाई में मराठों की हार का। इसका याद रखिएगा, मराठों की जो सैन्य अभियान थी जिसके कारण और उनके सहयोगी और शासक उनके अगेंस्ट हो गए थे, जिसके कारण उनको हार मिली थी। और यह 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इतना ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला, मालवा में मराठा अभियानों के ने उन क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। जबकि दूसरा, मराठों द्वारा नियंत्रित इलाके में वाणिज्य व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गए थे। इसका कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है कि मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। याद रखना है कि मराठा जो थे मालवा क्षेत्र में अवस्थित उज्जैन, सिंधिया के संरक्षण और इंदौर, होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा था। ये शहर इस तरह से बड़े और समृद्धशाली क्षेत्र थे जिसका महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य चल रहा था। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाके जो व्यापार के लिए एक नए मार्ग खोले थे। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में एक नया बाजार मिल गया था। बुरहानपुर जो पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन ये सभी चीज़ें वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे, नागपुर, पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को भी शामिल कर लिया गया था। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। किस जाट नेता के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था? आपके ऑप्शन हैं चूड़ामन, सूरजमल, मोखब सिंह, जुलकरण सिंह। सही जवाब होगा सूरजमल। सूरजमल के राज में भरतपुर यानी राजस्थान शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा हुआ था। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर यानी हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में जाकर शरण ली थी। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए थे। सही जवाब होगा इसका सूरजमल, ऑप्शन नंबर बी। 18वां प्रश्न, जाटों के अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल
किस जगह बनवाया गया था? आपके ऑप्शन हैं पानीपत, सोनीपत, डिंग और आगरा। सही जवाब होगा डिंग। डिंग किले का निर्माण सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। यहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली से बनवाया गया। वहीं डिंग में अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग बनवाया गया, बाग महल बनवाया गया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों की पहली बार शाहजहां ने के युग में जोड़ा गया था, दिंग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर ही बनाई गई थी। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था, तब उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला था? आपके ऑप्शन हैं मराठा, सिख, जाट। सही जवाब होगा मराठा और सिख दोनों का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, तब उसके पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 सैनिक मराठों से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए, और इन सब के लिए बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। तो इतनी जानकारी ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 यानी मराठा और सिख का सहयोग था। तो इस तरह से ये थे 19 प्रश्न जो इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित हो। थैंक यू सो मच।